आज के क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। चैप्टर के नंबर के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 17 है हमारा। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 16 तक पूरी तरीके से हर चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने साइंस में चैप्टर नंबर 17 को। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत से चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, फॉरेस्ट, और आगे लिखा हुआ है आवर लाइफ लाइन। बिल्कुल सही बात भी है, हमारा बहुत हद तक जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पे भी डिपेंड है, यानी कि जंगल यदि नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी ना मिले, है ना। तो आइए इसी चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें एक ही मेन हेडिंग है हमारा, टॉपिक का नाम होगा विजिट टू अ फॉरेस्ट, यही हमारा एक मेन हेडिंग है। उसके बाद फिर यही टॉपिक हमारा चलता जाएगा, लेकिन चूंकि एक ही टॉपिक है तो हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर में ना हम लोग जो पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से जंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम ही है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, तो पूरा का पूरा हमारा बात जो होगा इस चैप्टर में जंगल को लेकर बात होगा, फॉरेस्ट को लेकर बात होगा। और ये टॉपिक है हमारा विजिट टू अ फॉरेस्ट, यानी कि जब आप एक जंगल में घूमने के लिए जाओगे या फिर जब आप एक जंगल को देखते हैं तो किन किन चीज़ों को आप गौर करते हैं, वही सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिखा हुआ, नॉइज को डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। देखो सही बात है, यदि आप जंगल में जाके बहुत ज़्यादा शोर मचाओगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करोगे, तो इससे क्या हो जाते हैं, जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे यदि जाना है तो बिल्कुल भी हल्ला शोर शराबा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ करने से, ज़्यादा हलचल करने से, ज़्यादा आवाज़ करने से जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यदि एक बार जानवर डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो हम लोगों को भी नुकसान पहुँचा देता है ना, हमारे ऊपर अटैक कर देता है। आगे, monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। बात करें मंकी के बारे में तो जो बंदर होते हैं वो पेड़ के ऊपर एक टहनी से दूसरे टहनी पे छलांग मारते रहते हैं, उसको इंजॉय लगता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन डिस्टर्ब कौन हो जाता है, पक्षी वगैरह, है ना। जो पक्षी पेड़ के बहुत ऊपर बैठे हुए होते हैं, पेड़ ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से बंदर क्या करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो सारे पेड़ पे वो चढ़ता रहता है, उतरता रहता है, जिसकी वजह से पक्षी वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। आगे, एनिमल्स लाइक बोर, बिशन, जैकल्स, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल के बिल्कुल बीच में रहते हैं, यानी कि घने जंगल में रहते हैं, जंगल के शुरुआत में ही वो नहीं रहते हैं। तो कुछ जानवर जैसे बोर, बिशन, जैकल्स, एलिफेंट्स, इस प्रकार के जानवर जो हैं वो जंगल के अंदर में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, जंगल के ज़्यादा अंदर, घने जंगल की ओर, ठीक है। क्योंकि ये सब जानवर जो होते हैं बड़े जानवर होते हैं, तो ये लोग जंगल की ओर, मतलब जंगल के बगल में नहीं रहते हैं, बल्कि जंगल के अंदर वाले इलाके में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देयर आर सेवरल ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। जंगलों में आपको कई प्रकार के ट्री देखने को मिलते हैं, श्रब्स और हर्ब्स यानी कि छोटे से बड़े प्लांट भी देखने को मिलते हैं, और घास तो खैर दिखता ही है हम लोगों को, है ना। तो जंगल में ट्री भी हैं, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस यानी कि बड़े छोटे घास, सब प्रकार के पेड़ पौधे आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। द ट्रीज वेयर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। बड़े बड़े पेड़ के ऊपर आप देखोगे अलग अलग प्रकार के क्लाइंबर या फिर क्रीपर उसको ढक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घने जंगल में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ नज़र आएंगे, और उस पेड़ के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट नज़र आएंगे आपको जो उस पेड़ को पूरी तरीके से एकदम ग्रीन चादर के तरह ढक लिए हैं, है ना। जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट क्या करता है, मनी प्लांट एक तरीके से जहाँ आप उसको आप सहारा दे दो वहीं पे वो चढ़ जाता है, दीवालों पे, पेड़ों पे, घड़ों पे। उसी तरीके से जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पेड़ के ऊपर भी छोटे छोटे वो पेड़ जो कि रेंगते रहते हैं, रेंग रेंग के धीरे धीरे पहुँचते 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 पूरी तरीके से उस पेड़ को ही वो ढक लेते हैं। तो क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, इस प्रकार के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ये बड़े से ट्री को भी अपनी ओर अपने टहनी से, पत्तों से पूरी तरीके से ढक देते हैं।
तो इस प्रकार का भी माहौल जंगलों में देखने को मिलता है। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इतने घने घने पेड़ होते हैं कि सनलाइट जंगल के अंदर यानी कि जमीन पे सूरज की रोशनी पहुंच भी नहीं पाता, जिसके वजह से जंगल आधा से ज़्यादा टाइम कैसा दिखता है, गीला होता है और अंधेरा दिखता है, वहाँ पे अंधेरा रहता है, क्योंकि सनलाइट को नीचे आने के लिए जगह चाहिए। लेकिन वो बड़े बड़े पेड़ क्या कर दे रहे हैं, इतना घना है, इतना लंबा है कि सारे सनलाइट को ऊपर में ही रोक दे रहे हैं, एक तरीके से ढक दे रहे हैं। तो जो पूरा जंगल का इलाका होता है ना अंदर में, वो पूरा काला होता है, मतलब अंधेरा से भरा रहता है, गीला होता है, क्योंकि सनलाइट पहुंचता ही नहीं वहाँ पे, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, तो ज़मीन कभी सूख नहीं पाता है और वहाँ पे कभी रोशनी भी नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर ही प्लांट के पत्तों ने पूरा रोशनी छींक लिया है। ठीक है। गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी कि जंगलों से हम लोगों को कई प्रकार के चीज़ें मिलते हैं, जैसे गम्स, ऑयल्स यानी कि तेल, गम्स का मतलब चिपचिपा होता है जिसको हम लोग किसी चीज़ को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तेल, मसाले, जानवरों के लिए अनाज, इन प्रकार की चीज़ें तो मिलते ही हैं जंगलों से। साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट यानी कि कई सारे ऐसे प्लांट मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन प्रकार की चीज़ें भी जंगलों में मिल जाते हैं। इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स। और इस जंगल में देखो, जंगल का ना एक खास बात क्या है, जंगल में पेड़ बड़े होते हैं, वो फूल देते हैं, फूल से फल बनते हैं, फल के अंदर बीज होता है, वो बीज अपने आप जमीन के नीचे गिरते हैं और फिर दोबारा वहीं से एक नया प्लांट उग जाता है, ग्रो कर जाता है। यानी कि जंगल जो होता है ना, वो अपने आप को बार बार रिन्यू करता ही रहता है। तो जंगल में पेड़ अपने आप उगते हैं, उनको पानी भी अपने आप मिल जाता है, सनलाइट भी अपने आप मिल जाता है। यानी कि जंगल में हम ह्यूमन बींग का कोई उतना खास रोल नज़र नहीं आता है, हम लोग उतना कुछ नहीं करते हैं उसमें, वो जंगल अपने आप को ग्रो कर लेता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई प्रकार के जंगलों में आपको बीज देखने को मिलते हैं, सीड्स, उस सीड से जंगलों में नए नए प्लांट भी उग जाते हैं। The forest floor provides favorable conditions for them to germinate and develop into seedling and sapling। और जंगल का जो जमीन का नीचे होता है, मतलब जंगल का जो जमीन होता है नीचे, वो गीला होता है, तो उस गीले जमीन पे जब वो सीड पेड़ से गिरता है नीचे जमीन पे, तो उसको हवा मिल गया, पानी मिल गया, सनलाइट तो उतना नहीं मिल पाता लेकिन हल्का हल्का सनलाइट भी उनको मिलता है, पूरा अंधेरा थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत रोशनी मिलता है भी उन लोग को। तो इस वजह से उस जमीन पे, जंगल के जमीन पे जब बीज गिरते हैं तो वहीं से एक नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो पहले वो उसका उस सीड से पहले सीडलिंग बनेगा। सीडलिंग का मतलब होता है उस सीड से छोटे से पौधे निकलेंगे, फिर सीडलिंग से बनता है सैपलिंग यानी कि बड़े पौधे। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको, क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है, देखो, ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री एबव द स्टीम इज नॉन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। अच्छा, आपको ना ये समझ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है, कभी ऐसा पेड़ आपने देखा है, ऐसा पेड़ जिसके कई सारे टहनी होते हैं, अलग अलग ब्रांचेज बने होते हैं, और वो इतना ज़्यादा घना फैला होता है, इतना घना फैला होता है कि लगता है कि कोई एक ग्रीन कलर का टोपी जो है ना उस पेड़ के ऊपर रख दिया है। क्रिसमस ट्री भी एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। यानी कि आपने ऐसा पेड़ जरूर देखा होगा जो पेड़ लंबा होता है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा ब्रांचेज निकले रहते हैं, इतना ज़्यादा घना होता है, इतना पत्ता उसमें होता है, इतना ग्रीन दिखता है कि ऊपर से देखने पे लगता है कि कोई आदमी है जो कि ग्रीन कलर का टोपी उस पेड़ के ऊपर ऐसे चुपचाप रख दिया है। उस प्रकार के चीज़ को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन का मतलब होता है ताज, जिसको कि राजा रानी को लोगों को पहनाया जाता है ना, उसी तरीके से। तो क्राउन ऑफ द ट्री का मतलब सिंपल सा हो गया, ऐसा ट्री जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट में बटा होता है, उसका बहुत ब्रांच होता है और उसमें कई सारे पत्ते लगे होते हैं, तो दूर से देखने पे लगता है कि कोई उस पेड़ के ऊपर एक ताज पहना दिया ग्रीन कलर का, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। अगला है अंडर स्टोरीज। अंडर स्टोरीज ये क्या होता है, देखो, अंडर स्टोरीज, ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। तो अब बताइए, हर प्रकार के ट्री हैं वहाँ पे, तो उनके ऊपर जो घनापन है, उनके अलग अलग ब्रांचेस के वजह से जिसमें पत्ते लगे हुए हैं, क्या हर प्लांट का एक ही जैसा होगा? नहीं, सबका अलग अलग होता है। दीज
had created different horizontal layers in the forest. These are known as understories. अब देखो बेसिकली होता क्या है, इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री में आप देखते होगे पहले एक लेयर होता है, उसके ऊपर दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से कई सारे पत्तों का उसमें लेयर होता है ना, टोपी के जैसा। उसी तरीके का प्लांट हमारे जंगलों में भी देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंडर स्टोरी। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक ऐसा पेड़ जो कि बहुत घना है, इतना घना है जैसे देखने में लगता है कि पहला टोपी उसको पहली बार पहनाया गया, उसके ऊपर दूसरा टोपी पहना दिया, उसके ऊपर तीसरा टोपी, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से, जैसा कि क्रिसमस ट्री आपको नजर आता है। इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं अंडर स्टोरी। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार के भी प्लांट और ट्री हम लोगों को जंगल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है कैनोपी। कैनोपी का मतलब क्या है? देखो, द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। इसका सिंपल सा मतलब आपको बताते हैं। कैनोपी का मतलब होता है, कभी ना आप बड़े लेवल पे बड़े छत पे चले जाओ और नीचे यदि पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो आपको एक बात बताते हैं, आप कभी गौर करना है इस चीज़ को। बहुत सारे पेड़ होंगे और उस पेड़ को जब आप दूर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो ऐसा लगता है ना कि उस पेड़ के ऊपर एक कोई आदमी जो है ना ग्रीन कलर का चादर उसके ऊपर रख दिया है, उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। और उसी चादर से बीच बीच में पत्ते में छेद होता है, उसी से सनलाइट हल्का हल्का जमीन के ऊपर गिरता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी समझ में आया? यानी कि कई सारे प्लांट जब आपस में बगल बगल में होते हैं तो उनके टहनी एक दूसरे टहनी के साथ मिल जाते हैं, इधर उधर घुस जाता है, तो ऊपर से देखने पे लगता है कि एक छत बन गया है ना, एक ग्रीन कलर का चादर कोई रख दिया, उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। और उसी ग्रीन कलर के चादर से, यानी कि वो जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ऊपर से, उसी में कहीं कहीं पर छेद होने की वजह से सनलाइट जंगल के जमीन पे गिरता है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगला, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। अब वैसी बात है भाई, जंगल का क्लाइमेट क्या है? अलग है कि नहीं? तो अब चूंकि जंगल का क्लाइमेट अलग है, तो प्लांट वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? एक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के? अलग अलग प्रकार के। तो इसीलिए जंगल में कभी आप जाओगे तो जंगल में एक प्रकार के प्लांट नहीं नजर आएंगे आपको, कई प्रकार के प्लांट नजर आएंगे, कई प्रकार के प्लांट। क्योंकि हर प्लांट को ग्रो होने के लिए जिस प्रकार का माहौल चाहिए, जिस प्रकार का पानी वगैरह चाहिए, वो उनको जंगलों में मिल जाता है, इसलिए जंगल में आपको हर प्रकार के प्लांट दिख जाते हैं। ठीक है, आगे, द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। अब ये भी सवाल है, क्या हर प्रकार के जंगल में एक ही प्रकार का या फिर दो ही प्रकार का जानवर नजर आएगा? नहीं, जंगल चूंकि अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग जगह पर है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इसीलिए हर जंगल में जानवर भी अलग होते हैं, उनका नंबर भी अलग होता है। ठीक ना? तो हर जंगल में जानवर का संख्या क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, और जानवर भी अलग अलग होंगे। आगे, इंसेक्ट्स, spiders, squirrels, ants and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves and on decaying leaves on the forest floor। यानी कि जंगलों में आपको कई प्रकार के इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, एंट यानी कि चींटी, इन प्रकार के भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह आपको वहां पे दिखते हैं, जंगल के जमीन पे दिख जाता है, या फिर पेड़ के जो टहनी होते हैं उस पे दिख जाएंगे, नहीं तो फिर पेड़ जंगलों में कोई चीज़ सड़ गया, गल गया है, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ दिख जाते हैं। तो बेसिकली जंगल में आपको हर प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर भी नजर आते हैं। आगे, द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म। और जो जंगल में कोई चीज़ सड़ जाता है, गल जाता है ना, तो आप देखना बिल्कुल गीला हो जाता है। वो क्यों गीला हो जाता है? क्योंकि जमीन कैसा है जंगल का, ऐसे ही गीला है, सनलाइट वहाँ ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहा है, तो वो ज़मीन जंगल का अक्सर गीला ही रहता है। इसीलिए जंगल में जब भी कोई चीज़ गलता है या फिर सड़ जाता है, मर जाता है, तो जल्दी मतलब बर्बाद भी, मतलब जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक ना? क्योंकि पानी वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। आगे, ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हर प्रकार के एनिमल के बारे में यदि बात करें तो चाहे वो हार्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, हर प्रकार के जानवर
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड रहता है जो कि उनको जंगलों से मिल जाता है, ठीक ना। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, कई प्रकार के फूड चेन आपको जंगल में देखने को मिल जाएंगे। फूड चेन का मतलब हो गया सिंपल सा कि ये जानवर खाएगा उसको, फिर वो खा लेगा उसको, फिर वो खा लेगा उसको, ये फूड चेन एक अलग हो गया। फिर एक अलग फूड चेन दिख जाएगा, जैसे मान लीजिए एक फूड चेन आपको दिखेगा डियर का। डियर क्या करेगी, घास को खाएगी। डियर को कौन खाएगी, डियर को कौन खाएगा, लायन। ये एक फूड चेन हो गया। फिर उसके बाद आपको दिख जाएगा चींटी का फूड चेन। चींटी क्या खाएगी, छोटे मोटे की चीजें, सड़ा हुआ गला हुआ चीज। चींटी को कौन खा लेगा, स्पाइडर। स्पाइडर को कौन खा लेगा, कोई बड़े से पक्षी वगैरह, है ना। तो ये दूसरा फूड चेन हो गया। यानी कि कई प्रकार के फूड चेन आपको जंगल में दिख जाएंगे, जहां पे दिखेगा कि ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इस तरीके से वहां पे दिख जाते हैं। मतलब जंगल में हर जानवर या फिर हर चीज एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक ना। आगे, ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। फूड चेन कई प्रकार के आपको जंगल में मिलेंगे, मतलब ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, इस प्रकार की चीजें आपको जंगल में बहुत मिलेंगे। लेकिन सबको यदि घुमा फिरा के देखा जाए तो सारे फूड चेन आपस में क्या है, लिंक है। यानी कि हर प्रकार के जानवर वगैरह सब आपस में लिंक हैं, सब आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तब जाकर जंगल आपको इतना खूबसूरत नजर आता है। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स। यानी कि हर फूड चेन आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि एक फूड चेन भी खराब हुआ या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आया तो पूरे के पूरे फूड चेन हमारा क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जंगल में आपको अफरा तफरी का माहौल दिख जाएगा। अफरा तफरी का मतलब हो गया कि हर चीज आपको वहां पे डिस्टर्ब दिखेगा, सही तरीके से नजर नहीं आएगा। आगे, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। यानी कि जंगल का हर पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हर किसी को किसी चीज का जरूरत तो पड़ता ही है जंगल में। अगला हमारा है इसमें ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, समझिए ध्यान से। The dark organic material in soils produced by the decomposition of vegetable or animal matter and essential to the fertility of the earth। देखो बेसिकली होता क्या है, चूंकि जंगल है तो जंगल है तो भाई जंगल के जमीन पे क्या गिरता होगा, पत्ता गिरता होगा, टहनी गिरता होगा, और चूंकि फल गिरते होंगे, जंगल है तो जानवर भी मरते होंगे, पेड़ भी मरते होंगे। तो ये सब चीज जैसे पेड़ का पत्ता, टहनी, फल, फिर से जानवर, है ना, जो जानवर वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे वो, ये सब चीज ना अल्टीमेटली होता क्या है, सड़ जाता है, गल जाता है, और दोबारा किसका रूप ले लेता है, मिट्टी का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। समझ में आया बात। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस का सिंपल सा मतलब हो गया पेड़ के पत्ते, टहनी, फिर से पेड़ के फल फूल, जानवर का डेड मरा हुआ बॉडी, प्लांट मरा हुआ, इन प्रकार की चीजें जंगल में सड़ जाता है, गल जाता है, और अल्टीमेटली वो मिट्टी में मिल जाता है। और ये सब मिट्टी के लिए क्या है, अच्छा बात है कि खराब चीज है, बताओ। मिट्टी के लिए अच्छा चीज है, वो मिट्टी के लिए खाद का काम करता है, मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। अगला है हमारा डिकम्पोजर्स। अभी डिकम्पोजर्स क्या होता है, देखो, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नॉन एज डिकम्पोजर्स। अब देखो, जैसे मान लो जंगल में एक जानवर मर गया, तो 10 दिन के बाद आप देखोगे ना वो जानवर भी वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि जो जानवर जंगल में मरा, उस जंगल मतलब उस जानवर के ऊपर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आके अटैक किया, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब उस पर आया, उसको वो धीरे धीरे खाते 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 पूरी तरीके से उसको खत्म ही कर दिया। और वो खा तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब मिल किस में रहा है, बताओ, मिट्टी में। समझा रही बात। और वो मिट्टी हमारा बन जाएगा एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, बहुत ही ज्यादा अच्छा मिट्टी बन जाएगा। तो डिकम्पोजर का सिंपल सा मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा उसके लिए, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीजें। तो ये सब क्या करता है, मरे हुए जानवर को, मरे हुए प्लांट को धीरे धीरे खाते 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 उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और सब चीज मिट्टी में मिल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। तो बताओ, डिकम्पोजर ह्यूमस को बनाने में मदद करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ह्यूमस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जो चीज सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया, वो हमारा ह्यूमस कहला गया। और उसको सड़ाने में, गलाने में, मिट्टी में मिलाने में कौन मदद करेगा उसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। तो बैक्टीरिया वगैरह जो है डिकम्पोजर कहलाता है।
क्योंकि वो क्या करता है, किसी मरे हुए चीज को, सड़े हुए चीज को, गले हुए चीज को इतना ब्रेक कर देता है, इतना खा खा के कम खत्म कर देता है कि मिट्टी में मिल जाता है अल्टीमेटली वो, ठीक ना। तो डिकम्पोजर का मतलब क्या हो गया, जो मरे हुए चीजों को ब्रेक कर दे इतने छोटे छोटे पार्ट में कि वो मिट्टी में मिल जाए। तो डिकम्पोजर में हमारे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आ जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी फॉरेस्ट। और जंगल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये होते बहुत छोटे हैं, लेकिन जंगल को साफ रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो जंगल में डेली कोई ना कोई जानवर मरता है, यदि वो जानवर जंगल से गायब नहीं होगा, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, तो जंगल कैसा नजर आएगा वो पता है, बहुत गंदा महकेगा। लेकिन जब आप जंगल जाते हो तो आपको उतना गंदा नजर नहीं दिखता है, क्योंकि जंगल में जैसे ही कोई जानवर मरता है उसके ऊपर फटाक से बैक्टीरिया, फंगी आके अटैक कर देता है, उसको धीरे धीरे खाते 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 पूरा खा लेता है और मिट्टी में उसको मिला देता है। तो बैक्टीरिया वगैरह जो है, यानी कि बेसिकली जो डिकम्पोजर है, ये जंगल में एक बहुत बड़ा काम करता है चीज़ों को सड़ाने में, गलाने में और मिट्टी में मिलाने में। इसीलिए जंगल आपको इतना साफ दिखता है और जंगल बदबू नहीं मारता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक से, वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, यानी कि जंगल को लंग क्यों कहा जाता है। लंग्स तो हमारे बॉडी के अंदर भी है, तो जंगल को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।